हेलो स्टूडेंट्स, मैं विभू मिश्रा स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। आज हम जो है साइंस 2 जो 9th क्लास का अंतरिक्ष अवलोकन दूरबीन और दूरदर्शी में पहला लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें हम लोगों ने जो है ये प्रश्न जो दिया हुआ है इसको पढ़ा था। इसका आंसर मैंने वीडियो के लास्ट में दिया था। अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको अच्छे से इसका आंसर डिटेल में बताया था। इसके बाद वैज्ञानिक के बारे में, गैलीलियो के बारे में, हांस लिपर्सी के बारे में बताया था डिटेल में, कैसे दूरबीन की खोज हुई थी और प्रकाश के कितने रूप होते हैं, किसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, कौन सी प्रकाश हमारी आंखों से दिखाई देती है, कौन सी प्रकाश हमारी आंखों से नहीं दिखाई देती है, और किस प्रकाश का उपयोग कब होता है, अंतरिक्ष में किस प्रकार के दूरबीन जो है स्थापित किए गए हैं, ये सब के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दूरबीन, दूरदर्शी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टेलीस्कोप। तो मैं आज पढ़ाऊंगी आपको लेक्चर नंबर 2 में ये सारे डिटेल में। तो चलिए देखिए, पहले यहाँ पे दिया है कि दृश्य प्रकाश दूरबीन यानी कि ऑप्टिकल टेलीस्कोप। दूरबीन मतलब वो होता है कि जो दूर की वस्तुओं को भी देखा जा सके, उसको दूरबीन बोलते हैं। ठीक है, तो दृश्य प्रकाश दूरबीन क्या है? दृश्य प्रकाश दूरबीन यानी कि अधिकतर दृश्य प्रकाश दूरबीनों में 2 या अधिक लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से मैं रीड कर रही हूँ और आपको एक्सप्लेन करते जा रही हूँ, और वीडियो को लास्ट तक आप देखेंगे तभी आपको चीज़ें जो हैं अच्छे से समझ में आएगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये लास्ट और बहुत मज़ेदार लेसन है आपका। तो यहाँ पे दिया है कि आकृति 18.1 में, यहाँ पे देखिए ये आकृति में जो है 2 आकृतियाँ दी हैं। खगोलीय पिंडों से आने वाले अधिकतम प्रकाश को एकत्रित करने के लिए वस्तु लेंस, यानी कि ये जो लेंस है इसको वस्तु लेंस या अभिदृश्यक लेंस का बड़ा आकार होता है, इसलिए एकत्रित प्रकाश के खगोलीय पिंड का विशाल प्रतिबिंब निर्मित करने वाले लेंस। और यहाँ पे जो नेत्रिका लेंस होती है, यहाँ पे इसका आकार छोटा होता है और इसमें प्रकाश किरणें वायुमंडल से लेंस में या लेंस में से वायुमंडल में जाते समय अपना मार्ग परिवर्तित करती हैं, अर्थात उसका अपवर्तन होता है। इसलिए इस दूरदर्शी को अपवर्तक दूरदर्शी यानी कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, लेंस के साथ है उससे वस्तुओं के प्रतिबिंब कैसे निर्मित होते हैं, इसका अध्ययन हम आगामी वर्ष में करने वाले, मतलब कि आप 10वीं में अच्छे से फिजिक्स के टॉपिक में ये पढ़ने वाले हैं। और सामान्य आकाश अवलोकन के लिए इस प्रकार के दृश्य प्रकाश दूरबीन उपयुक्त है, परंतु इसके लिए कुछ कठिनाइयाँ भी होती हैं। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि दृश्य प्रकाश दूरबीन की निर्मित के लिए क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं, उसके कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। तो देखिए पहला पॉइंट क्या दिया है कि स्रोत से आने वाले अधिकतम प्रकाश को एकत्र करके स्रोत का तेजस्वी यानी कि स्पष्ट, तेजस्वी मतलब एकदम क्लियर इमेज, प्रतिबिंब मतलब इमेज प्राप्त करना हो तो वस्तु लेंस का व्यास से ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा होना आवश्यक होता है। ऐसे बड़े लेंस को बनाना कठिन होता है, साथ ही उसका वजन भी बहुत बड़ा है और उनका आकार भी बदलता रहता है। ठीक है फ्रेंड, मतलब कि ये जो दृश्य लेंस है इसका जब हम लेंस में बहुत बड़ा लेंस जब लगाएंगे तो जो है इसका वजन बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है ये प्रॉब्लम आ जाएगी। दूसरा पॉइंट है कि दूरदर्शी के दोनों लेंस को विपरीत सिरों पर होने के कारण लेंसों का आकार बढ़ता है, जिससे दूरदर्शी की लंबाई भी बढ़ती है। मतलब कि अगर ये दूरदर्शी बनाई जाए तो ये दोनों एक दूसरे से एक छोर पर रहेगा, दूसरा दूसरे छोर पर रहेगा, तो बहुत दूर दूर होता है, इसलिए इसका आकार भी बढ़ता है और लंबाई बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट है कि लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब में रंगों की त्रुटियां भी होती है, मतलब कि जो एग्जैक्ट कलर होता है, जो प्योर इमेज होता है वो हमें नहीं दिखाई देता है, तो उसमें कमियां आ जाती हैं। तो ये कुछ कठिनाइयां होती हैं दूरदर्शी लेंस बनाने में। ठीक है फ्रेंड, आगे इसी क्रम में हम बढ़ते हुए देखेंगे कि दृश्य प्रकाश दूरदर्शी में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए अवतल दर्पण से दूरदर्शी बनाए जा सकते हैं। मतलब जो प्रॉब्लम्स थी उसको दूर करने के लिए अवतल दर्पण दूरबीन बनाई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश का रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन होने के कारण इस दूरदर्शी को, ठीक है, इस दूरदर्शी को परावर्तक दूरदर्शी कहते हैं। तो यहाँ पे ये परावर्तक दूरदर्शी की परिभाषा आपको मिल गई। मार्क्स पूछा जा सकता है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन होने के कारण दूरदर्शी को परावर्तक दूरदर्शी कहते हैं। इसमें पिंड का तेजस्वी यानी कि स्पष्ट यानी कि क्लियर इमेज प्राप्त करने के लिए बड़े दर्पण आवश्यक है, परंतु बड़े दर्पण बनाना तुलनात्मक दृष्टि से आसान होता है। अनेक टुकड़ों को जोड़कर भी बड़ा दर्पण बनाया जा सकता है।
उनका वजन भी उतने ही आकार के लेंस की अपेक्षा कम होता है और दर्पणों द्वारा प्राप्त हुए प्रतिबिंब में रंगों की त्रुटियां भी नहीं होती हैं। निरी आँखों से, यानी कि निरी आँखों से कभी भी दिखाई न देने वाले अति दूर स्थित तारे, स्टार्स और आकाशगंगा यानी गैलेक्सीज को हम इस प्रचंड दूरदर्शी से देख सकते हैं। ठीक है, निरी आँखों से यानी कि खाली आँख से, नग्न आँखों से भी हम दूर की वस्तुएं आसानी से देख सकते हैं। फिर इसमें देखिए, यहाँ पे है दर्पण का प्रयोग किया गया है। ये अवतल लेंस है, मतलब अवतल दर्पण है। यहाँ से प्रकाश जो है जा रहा है और इस पे इसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है और हम इसको अपनी आंखों से यहाँ से देख पा रहे हैं। तो अवतल दर्पण पर आधारित दूरबीनों में न्यूटन के पद्धति और क्रेसिग्रेन पद्धति की दूरबीन प्रचलित है। 18.2 में दिखाए गए अनुसार न्यूटन पद्धति की दूरबीनों में अंतरिक्ष से आने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तित होती हैं और इस प्रकार की किरणों दर्पण के नाभि के पास अभिसरित होने के पहले एक समतल दर्पण और उनका मार्ग परिवर्तित करता है। इस कारण ये किरणें दूरबीन के बेलन की लंब दिशा में एक बिंदु एकत्र हो जाती हैं। यहाँ पर देखिए, वह स्थिति नेत्रिका नामक विशेष लेंस द्वारा हम वस्तु का अभिवर्धित प्रतिबिंब जो है देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये जो नेत्रिका है, यहाँ पर हम इसका अभिवर्धित प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पे बहुत सारी परिभाषाएं हैं। आपको पहले ये अभिलंब, अभिसरण, परावर्तन, ये सब चीज़ों की परिभाषाएं आपको जो है जानकारी रहेगी तो ये चीज़ें और अच्छे से पढ़ पाएंगे। मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगी, इन सब चीज़ों की परिभाषाएं क्या होती हैं। फिर आकृति 18.3 में दिए गए क्रेसेंट ग्रेन, यहाँ पर देखिए ये 18.3 यहाँ पर ये दिया हुआ है। क्रेसेंट ग्रेन पद्धति में भी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, परंतु यहाँ अवतल दर्पण से परावर्तित होने वाली किरणें एक उत्तल दर्पण द्वारा, ठीक है, पुनः अवतल दर्पण की ओर परावर्तित होती है और अवतल दर्पण की केंद्र के पास स्थित छिद्र द्वारा दूसरी ओर जाकर नेत्रिका पर आती है। नेत्रिका की सहायता से हम स्रोत का अभिवर्धित प्रतिबिंब देख सकते हैं। अभिवर्धित मतलब रिफ्लेक्शन, मतलब कि पहले जो दूर की चीज़ों को, जैसे इन चीज़ों को अवतल दर्पण पर इसका प्रकाश जो है डाला जाता है, ये उत्तल दर्पण पर जाती हैं और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आँखों पर आती हैं। तो इस तरीके से हम चीज़ों को यहाँ से आँखों द्वारा देख सकते हैं। तो इसमें उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों का प्रयोग किया जाता है और इन दोनों को एक दूसरे पर रिफ्लेक्ट करके जो है इसका निर्माण किया जाता है। तो ये चित्र है, ध्यान से आप देख लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए कि भारत में 2 मीटर के व्यास के दर्पण वाली कुछ दूरबीन अनेक वर्षों से कार्यरत है। भारत की सबसे बड़ी 3.6 मीटर व्यास की दूरबीन नैनीताल के आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान में स्थित है। यह एशिया में दृश्य प्रकाश की सबसे बड़ी दूरबीन है, मतलब पूरे वर्ल्ड में तो नहीं लेकिन पूरे एशिया में ये सबसे बड़ी दूरबीन है, जो कि भारत में भारत के नैनीताल के आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध में है। तो ये भी एक मार्क्स का जो है या ऑब्जेक्टिव या ट्रू फॉल्स में करके पूछा जा सकता है। इसके बाद आता है कि रेडियो दूरबीन। रेडियो दूरबीन किसे कहते हैं? तो रेडियो दूरबीन अनेक खगोल पिंडों से दृश्य प्रकाश के अतिरिक्त रेडियो किरणों भी उत्सर्जित होती हैं। ठीक है, मतलब कि हमारे आकाश गंगा से या अंतरिक्ष से जो है जो प्रकाश हम देख सकते हैं उसके अलावा भी रेडियो किरण का भी उत्सर्जन होता है, यानी रिफ्लेक्शन सेक्रेशन होता है। तो इन तरंगों को हम अपनी निरी आँखों से नहीं देख सकते, इसलिए इन तरंगों को ग्रहण करने के लिए विशेष प्रकार का दूरबीन का उपयोग किया जाता है। इन्हें रेडियो दूरबीन कहते हैं, यानी रेडियो टेलीस्कोप कहते हैं। रेडियो दूरबीन एक विशेष आकार के, मतलब पैराबोलॉइड आकार के होती हैं कि डिस्क या ऐसी अनेक डिस्क के समूह से बनी होती हैं। दृश्य प्रकाश दूरबीन के समान इस डिस्क के वक्र पृष्ठभाग से रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं और उस डिस्क के नाभिक केंद्र के पास अभिसरित होती हैं। यहाँ पे देखिए परावर्तन और अभिसरण, ये जो है दो चीज़ें आपको दोनों की परिभाषाएं आनी चाहिए। वहाँ उन तरंगों को ग्रहण कर सकने वाला एक रिसीवर यानी यंत्र लगा होता है और यह यंत्र द्वारा ग्रहण की गई सारी जानकारी संगणक यानी कि कंप्यूटर को दी जाती है। कंप्यूटर इन जानकारी का विश्लेषण यानी एनालिसिस करता है और रेडियो तरंग के स्रोत के स्वरूप का चित्र बनाता है। हमारे घर का डिश एंटीना इसी प्रकार ही कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए इस तरीके से ये जो हमारा एंटीना होता है, डिश होता है जिसमें हम लोग टीवी के लिए जो लगाते हैं, इसी तरीके से इसका भी निर्माण किया गया है। ठीक है,
इसमें देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात दी है, कैसे ये जो है रेडियो तरंग जो है इस पे गिरता है, ये रिसीवर जो है ग्रहण करता है और डिश पर जब गिरता है तो ये क्या करता है, एम्पलीफायर है, यहाँ से इसको क्या करता है, संगणक पर सारी इन्फॉर्मेशन देता है और संगणक उसका एनालिसिस यानी कि विश्लेषण करके हमें स्क्रीन पर दिखाता है और हमें जो है वो तरंग दिखाई देने लगती है। ठीक है फ्रेंड, तो पुणे के पास नारायण गाँव में मतलब गेंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप मतलब GMRT नामक महाकाय रेडियो दूरबीन स्थापित की गई है। ठीक है, ग्रह तारों से आने वाली मीटर में तरंगदैर्घ्य वाली रेडियो तरंगों का उपयोग करके खगोलीय वस्तु का अध्ययन करने के लिए यह दूरबीन स्थापित की गई है। यह दूरबीन 30 पैराबोला आकार की दूरबीनों का समूह है, मतलब 30 इतना बड़ा है कि 30 जो है दूरबीनों का एक ग्रुप बनाया गया है और इसकी प्रत्येक दूरबीन का व्यास 45 मीटर है। ठीक है फ्रेंड, इस दूरबीन को महाकाय दूरबीन कहा जाता है। इसका कारण यह है कि इसमें स्थित 30 दूरबीनों की रचना 45 किलोमीटर के विस्तृत क्षेत्र में की गई। मतलब 30 दूरबीन को एक अलग अलग किया गया है और उन सबको मिलाकर एक बहुत बड़ा दूरबीन बनाया गया है और ये पूरा 25 किलोमीटर में फैला हुआ है। यह रचना ऐसी प्रतीत होती है जैसे 25 किलोमीटर व्यास का एक ही दूरबीन हो। ठीक है, अर्थात 25 किलोमीटर व्यास वाले दूरबीन द्वारा जो जानकारी मिलती है वही जानकारी 30 दूरबीनों के समूह द्वारा मिलती है। तो GMRT मतलब कि जिसे बोलते हैं कि जिएंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप भारतीय वैज्ञानिकों और टेक्नीशियनों द्वारा कम से कम खर्च में निर्मित विश्व स्तर के अनुसंधान सुविधा है। इस दूरबीन द्वारा सूर्यमाला, सौर हवाएं, स्पंदक, महाविस्फोट और तारों के मध्य स्थित हाइड्रोजन के बादलों का अध्ययन किया जाता है। यह दूरबीन का उपयोग करने के लिए विश्व भर के वैज्ञानिक भारत में आते हैं। तो देखिए, भारत के वैज्ञानिकों ने एक 25 किलोमीटर बड़ा दूरबीन बनाने की जगह 30 दूरबीनों को अलग अलग बनाकर उसको इस तरीके से जोड़ दिए हैं कि एक बहुत बड़ा दूरबीन अकेला बन गया हो और जो कि बहुत कम खर्चे में भारत में बनाया गया है और इसका इस्तेमाल करने विदेशों से भी वैज्ञानिक भारत में आते हैं। तो कितनी अच्छी बात है कि हमारे भारत के वैज्ञानिक इतनी अच्छी चीज़ों को सस्ते में बनाते हैं और जो है हमें भी इसका नॉलेज हुआ है। तो ये टॉपिक आप यहाँ से यहाँ तक अच्छे से 2-3 बार पढ़ लेंगे ताकि आपको जो है कुछ प्रश्न अगर क्वेश्चन पूछे जाए जैसे GMRT का फुल फॉर्म क्या हो गया, भारत की जो है कौन सी दूरबीन जो है पुणे के नारायण गांव में स्थित है, या भारत की सबसे बड़ी रेडियो तरंग दूरबीन जो है कहाँ पर स्थित है, इस तरीके का प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। तो आप जो है इसका आंसर दे सकते हैं। तो आज मैं इतना ही आज इस लेक्चर में पढ़ाऊँगी। अब हम आगे का जो है टॉपिक जो है लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।